सबसे पहले मैं मेरे लिसनर्स से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के हिसाब से आपको एपिसोड्स नहीं दे पा रही हूँ। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसकी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है स्टोरी लिखने का। आई एम सो सॉरी गाइज। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हर दिन एक एपिसोड अपलोड होगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 29। अब तक आपने सुना कि ओमजा जी सहित बाकी लोग वहां से बचकर भाग चुके थे। वहीं मृगांशी और चित्रा भी वहां से निकल चुकी थी। अब आगे डेविड के ही बोलते ही कि सब लोग घर पर है और बिल्कुल सेफ है। प्रत्युष बिना एक भी पल गवाए उस जंगल से भागता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। वही उसे जाता देख मृदुल भी उसके साथ ही वहां से निकल गया। वही दूसरी तरफ मृगांशी और चित्रा उस जंगल से निकल गए थे। वो दोनों लड़कियां पैदल ही आगे बढ़ रही थी। मृगांशी के होठों के किनारे से खून बह रहा था। साथ ही उसके बाजुओं पर बैजू के उंगलियों के लाल निशान थे, जो उसके पकड़ने से हुए थे। मृगांशी के कुर्ती की दोनों बाजू फटी हुई थी, जिससे उसके साथ करी गई बदसलूकी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। वही चित्रा के शरीर पर भी काफी चोट के निशान थे। उसके सिर के एक कोने से खून बह रहा था। लेकिन उन दोनों लड़कियों को तो मानो दर्द का एहसास भी नहीं था। उन दोनों का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। साथ ही मृगांशी के चेहरे पर काफी कठोर भाव थे। वो दोनों उसी तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन आगे बढ़ते हुए चित्रा एकटक मृगांशी के चेहरे को ही एक्सप्रेशनलेस तरीके से देख रही थी। तभी उसके घूरने से परेशान होकर मृगांशी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे ऐसे देखना बंद करो, वरना। इतना बोल उसने चित्रा को एक नजर देखते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इस पर चित्रा ने जल्दी से अपनी नजर सामने कर ली और बिल्कुल नॉर्मल होते हुए बोली, तुम जानती हो ना कि अभी अभी हमने क्या किया। इतना बोल चित्रा मृगांशी के चेहरे को देखने लगी, जो अब बिल्कुल पहले जैसा मासूम हो चुका था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कितने दर्द और तकलीफ में है। इस वक्त मृगांशी के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थी, जिसे देख चित्रा डेविल स्माइल करते हुए बोली, चलो भूल जाओ ये सब, घर चलते हैं। इतना बोल चित्रा आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि मृगांशी उसके बगल में नहीं है। ये महसूस करते ही चित्रा झट से पीछे मुड़ी, तो उसकी नजर साइड में बैठी मृगांशी पर पड़ी, जो थककर वहां बैठ गई थी। उसकी इच्छा और हिम्मत नहीं हो रही थी चलने या कुछ बोलने की, जिस वजह से उसने चित्रा को रुकने तक के लिए नहीं कहा। उसे देख चित्रा भागते हुए उसके पास गई और उसके बगल में बैठकर उसके कंधे को दोनों तरफ से पकड़कर पूछा, क्या हुआ मृगा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। इतना बोल वो मृगांशी इन खड़ा करने की कोशिश करने लगी। वही उसकी बात पर मृगांशी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम घर ही चलेंगे। इतना बोल वो चित्रा के बाहों से दूर हुई और खड़े होने की कोशिश करने लगी, पर पैर में लगी चोट की वजह से मृगांशी लड़खड़ा कर गिरने लगी। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। यूं किसी के पकड़ लेने से मृगांशी हड़बड़ाते हुए उस इंसान से अलग होने लगी। वही चित्रा की नजर जब उस शख्स पर पड़ी तो उसका चेहरा अजीब हो गया। वो जल्दी से खड़ी हुई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए। इतना बोल उसने जल्दी से मृगांशी को उससे दूर किया और उसे पकड़कर खड़ी हो गई। वही उस शख्स का मुंह बन गया था चित्रा की ये बात सुनकर। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि विकल्प था, जो हड़बड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था। क्योंकि डेविड ने विकल्प को सारी बात बता दी थी, जो जानते ही विकल्प ऑफिस से तुरंत अपने घर के लिए निकल गया था। घर जाते वक्त ही विकल्प की नजर रोड के किनारे बैठी मृगांशी और चित्रा पर गई। उन्हें देखते ही विकल्प उन्हें पहचान गया। आखिर पहचानता भी क्यों ना। चित्रा का चांटा विकल्प को कांटे की तरह जो चुभा था। उन्हें देख विकल्प कुछ भी सोच पाता उससे पहले ही विकल्प की नजर मृगांशी और चित्रा के चोट पर पड़ी। साथ ही उसने मृगांशी के फटे हुए कपड़े देखे, जो देख विकल्प चाहकर भी खुद को उनके पास जाने से ना रोक सका। विकल्प ने गाड़ी उनसे थोड़ी दूर पर रोक दी और कार से उतरकर वो उनके पास जाने लगा।
तभी मृगांशी को गिरते देख उसने जल्दी से आगे बढ़कर मृगांशी को संभाल लिया। लेकिन अब चित्रा की बात सुन वो बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। वो तो बस मैंने इनकी हालत देखी तो मुझे लगा आप दोनों को मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। इतना बोल वो मृगांशी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जिसकी हालत उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वही चित्रा को विकल्प की बात बिल्कुल सही लगी, इसी वजह से उसने कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी उन्हें इस वक्त किसी की मदद की जरूरत थी ही, लेकिन वो दोनों ही विकल्प को अच्छे से नहीं जानती थी। बस रोड पर हुई एक मुलाकात में वो लोग ऐसे विकल्प पर कैसे विश्वास कर सकती थी, खासकर जब मृगांशी और उसकी इतनी बुरी हालत है। यही सोचकर चित्रा कुछ बोलने को हुई कि अचानक मृगांशी बोली, चित्रा चलो, मैं ज्यादा देर इस हालत में बाहर नहीं रह सकती। इतना बोल मृगांशी थोड़ा रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज चलो। इस पर चित्रा ने एक नजर मृगांशी का चेहरा देखा और विकल्प के साथ चलने को मान गई। कुछ ही देर में चित्रा मृगांशी को संभालते हुए विकल्प की गाड़ी के पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उनके बैठते ही विकल्प ने काफी तेजी से अपनी गाड़ी को ऋषिकेश की सड़कों पर दौड़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्लू डायमंड पैलेस में ओमजा जी, रिद्धि जी और ऋषभ तीनों पैलेस के हॉल में बैठे थे। ऋषभ के चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। वहीं रिद्धि जी और ओमजा जी की आंखों में आंसू था। उसके चेहरे पर घबराहट और गिल्ट नजर आ रहा था। वो दोनों ही काफी टेंशन में थी कि तभी उसके कानों में एक साथ बहुत सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आई। ये आवाज सुन ओमजा जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई। वही दरवाजे से प्रत्युष अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ अंदर आ रहा था, लेकिन इस वक्त भी उसके चेहरे पर पहले जैसे एक्सप्रेशन थे, बल्कि उससे भी सख्त और गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। प्रत्युष के पीछे पीछे ही मृदुल और कुछ गार्ड्स भी अंदर आए। प्रत्युष के कुछ गार्ड्स और डेविड जंगल में ही रुक गए थे, क्योंकि प्रत्युष ने उन्हें वहां का चप्पा चप्पा छान मारने को कहा था। हॉल में आते ही प्रत्युष ने अपनी मां को देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। उन्हें देखते हुए प्रत्युष के एक्सप्रेशन थोड़े नर्म हो गए। वही अपनी मां और आंटी को सही सलामत देख मृदुल ने भी एक गहरी सांस ली। मृदुल को देख रिद्धि जी भागते हुए आई और मृदुल के गले से लग गई। गले लगते ही रिद्धि जी रोते हुए ही बोली, मुझे तो लगा था कि आज हम नहीं बचेंगे, लेकिन शुक्र है भगवान का कि टाइम पर ही। रिद्धि जी इतना ही बोल पाई थी कि हॉल में ओमजा जी की आवाज गूंज गई, क्योंकि प्रत्युष के कुछ कहने से पहले ही ओमजा जी उठी और रोते हुए ही प्रत्युष के पास जाकर बोली, बेटा बेटा, उसे बचा ले, कहीं देर ना हो जाए। उस बच्ची को बचा ले, जा जल्दी, उसे कुछ हो जाएगा, वो दरिंदे उसे नोच खाएंगे। इतना बोल वो बिलख बिलख कर रोते हुए आगे बोली, जा प्रत्युष लेकर आ उन्हें, वो बच्चियां मर जाएगी, कुछ भी कर पर उन्हें सही सलामत लेकर आ। इतना बोल वो और तेज तेज रोने लगी। वही उसकी बात सुन प्रत्युष की भौहें तन गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां किसे बचाने की गुहार लगा रही है, किस लड़की की बात कर रही है। प्रत्युष को इस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ओमजा किसके बारे में बात कर रही है। ओमजा जी की बात सुन रिद्धि जी ने भी मृदुल को देख कहा, जा मृदुल, जल्दी जा, बचा उन दोनों बच्चियों को। अगर हमारी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इतना बोल रिद्धि जी भी रोने लगी। वही प्रत्युष और ऋषभ अपनी कंफ्यूज नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। तभी प्रत्युष ने कड़क लहजे में कहा, आखिर वहां हुआ क्या था? कोई बताएगा मुझे? किस लड़की की बात कर रही है आप दोनों? कौन लड़की? और हम किसे बचाने जाए? इतना बोल प्रत्युष ओमजा जी को देखने लगा। तभी इस पर ओमजा जी कुछ कहती, उससे पहले ही ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और प्रत्युष के सामने आकर बोला, भाई, मैं बताता हूँ आपको कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रही है। इतना बोल ऋषभ ने प्रत्युष को किडनैप होने से लेकर कैसे मृगांशी और चित्रा ने अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें वहां से निकाला, सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने और समझने के बाद मृदुल हैरानी से ऋषभ का चेहरा देख रहा था। वही प्रत्युष की नजरें काफी भयानक हो गई। तभी ऋषभ बोला, भाई आप लोग देर मत कीजिए, जाइए और उन्हें बचाइए।
इतना बोल वो प्रत्युष और मृदुल को नम आंखों से देखने लगा। तभी प्रत्युष गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, आखिर वो दोनों लड़कियां थी कौन? किसने बचाए आप लोगों की जान? इतना बोल वो उन सबको घूरने लगा। प्रत्युष की बात खत्म होते ही मृदुल बोला, देखिए आप सब, हमें नहीं पता आप लोग किन लड़कियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अभी उसी जंगल से आ रहे हैं। और उस जंगल में जो झोपड़ी थी जिसमें आप लोगों को बांध कर रखा गया था, वो झोपड़ी अब पूरी तरह से आग में समाई हुई थी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां बस एक आग का बवंडर था और कुछ भी नहीं। उस जगह को देखकर लग रहा था कि उसके अंदर एक भी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन था। इससे आगे मृदुल कुछ बोलता कि अचानक उसके कानों में धम्म की आवाज पड़ी। इस आवाज को सुनते ही मृदुल ने जल्दी से सामने देखा तो वहां ओमजा बेसुध सी जमीन पर बैठ गई थी। मृदुल की बात सुनकर उनके आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। ना चाहते हुए भी ओमजा के दिल में मृगांशी के लिए एक अलग जगह बन गई थी। वो उसे अपनी बच्ची समझने लगी थी, लेकिन आज उस बच्ची की जान खुद ओमजा जी वजह से चली गई। यही सब सोचकर ओमजा जी बिलख बिलख कर रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देख ऋषभ भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी तरह से कहा, मुझे उनकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं उनकी बात ना मानता तो शायद आज वो। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और सोफे पर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे और रख रोने लगा। तभी प्रत्युष ने गुस्से से कहा, माँ, क्या आप मुझे बताएंगी कि आखिर वो दोनों लड़कियां थी कौन, जिन्होंने आपकी जान बचाई? इतना बोल प्रत्युष उसी तरह सबको देखता रहा। एक्चुअली प्रत्युष को कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी के जीने या मरने से। उसे बस अपने परिवार से मतलब था। इसीलिए अपने परिवार को सही सलामत देख प्रत्युष बिल्कुल शांत हो गया था। वही उसकी बात सुनकर भी ओमजा चुप रही और रोते रही। तभी पैलेस के गेट से डेविड अंदर आया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। अंदर आते ही पैलेस के हॉल का नजारा देखकर डेविड चौंक गया। वो हैरानी से सामने खड़े सभी लोगों को इस तरह रोते हुए देख रहा था। पर अभी ज्यादा ना सोचते हुए डेविड जल्दी से जाकर प्रत्युष के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके आने से प्रत्युष और मृदुल की नजर उस पर पड़ी तो वो दोनों ही उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों का मतलब समझकर डेविड ने अपना एक हाथ प्रत्युष के सामने करते हुए कहा, बॉस, हमें ये उस झोपड़ी के पास मिला। इतना बोल डेविड ने वापस अपना सिर झुका लिया। वही उसके हाथ में रखी चीज देखकर प्रत्युष की त्योरियां चढ़ गई। उसने जल्दी से डेविड के हाथ पर रखी चीज उठाए और उसे अपनी भयानक नजरों से देखने लगा। तभी मृदुल उसे देख बोला, ये इयररिंग किसका है प्रत्युष? इतना बोल वो कुछ सोच आगे बोला, शायद ये उन्हीं दो लड़कियों में से किसी का होगा जिनके बारे में आंटी बता रही है। इतना बोल वो प्रत्युष के हाथ में पकड़ी इयररिंग को देखने लगा। वही वो इयररिंग देखते हुए ही प्रत्युष जल्दी से ओमजा के पास गया और उसे देखते हुए काफी जोर से कहा, मुझे बताइए, वो दोनों कौन सी लड़कियां थी? क्या नाम था उनका? ये सुनकर भी ओमजा कुछ बोल नहीं पा रही थी कि तभी ऋषभ बोला, भाई, कुछ दिन पहले उन दोनों लड़कियों ने ही छोटी माँ को रोड एक्सीडेंट से बचाया था। ये सुनते ही प्रत्युष और मृदुल के होश उड़ गए। मृदुल बिल्कुल हैरान हो चुका था और वो हैरानी से अपनी आंखें फाड़े प्रत्युष को देख रहा था। वही ये बात सुन प्रत्युष का दिल रुक सा गया। अचानक उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। ना जाने क्यों, पर ये बात जानते ही प्रत्युष को अपने दिल में काफी दर्द महसूस हो रहा था। अब उसके दिमाग में ऋषभ की बताई सारी बातें रिपीट टेलीकास्ट में चलने लगी कि कैसे उसकी बीवी ने उसकी मां की जान बचाई। ये सब याद कर प्रत्युष को काफी तकलीफ हो रही थी। तभी उसने अपने हाथ में रखे इयररिंग को देखा, जो और किसी का नहीं बल्कि मृगांशी का था। प्रत्युष ने ये झुमका पहली नजर में ही पहचान लिया था। अचानक से प्रत्युष के सामने वो झोपड़ी जलती हुई दिखने लगी, जिस वजह से प्रत्युष के कदम लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गए। लेकिन मृदुल ने उसे जल्दी से संभाल लिया। उसे इस तरह देख ओमजा जी ने खुद को संभाला और प्रत्युष के पास गई। आज पहली बार प्रत्युष के चेहरे पर घबराहट के भाव दिख रहे थे। किसी चीज को खो देने की घबराहट, किसी चीज की छीन जाने की घबराहट। उसकी ऐसी हालत देख रिद्धि जी और ओमजा जी जल्दी से उसके पास जाकर रोते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? प्रत्युष,
अचानक तुझे क्या हो गया? इस पर मृदुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके दिमाग में भी वही चल रहा था जो प्रत्युष के दिमाग में था। वो भी समझ चुका था कि आंटी और उसकी माँ की जान बचाने वाली मृगांशी और चित्रा ही है। ये सब जानने के बाद मृदुल के आंखों के सामने भी चित्रा के साथ बिताए पल चल रहे थे कि तभी दरवाजे से कोई भागते हुए अंदर आया। ये कोई और नहीं बल्कि विकल्प था जो भागते हुए अंदर आ रहा था। अंदर आते ही वो तुरंत आगे बढ़कर अपनी माँ के गले से लग गया। विकल्प के यूं अचानक गले लगने से पहले से ऊंजा हड़बड़ा गई, लेकिन अपने बेटे का एहसास महसूस करके उनके आंखों में ठहरे आंसू फिर से बहने लगे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से दो मासूम बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी। वही इन सब से अनजान विकल्प अपनी मां को सही सलामत देखकर काफी सुकून महसूस कर रहा था। वही प्रत्युष खुद को संभाल कर मृदुल से दूर खड़ा हो गया और अपने चेहरे पर वापस वैसे ही सख्त एक्सप्रेशन रख लिए। प्रत्युष अपनी तकलीफ छुपाने में माहिर था, जिस वजह से उसने आज ये गम भी छुपा लिया। वही मृदुल उसे ही अपनी दर्द भरी आंखों से देख रहा था, जिसके देखने से प्रत्युष ने अपना मुंह फेर लिया और अपने मन में बोला, अगर वो लड़की वही थी तो क्या सच में वो? इतना बोल वो खुद को ही समझाने के तरीके से मन में बोला, अगर वो लड़की मर भी गई तो उससे मुझे क्या? मैं उस लड़की से वैसे भी नफरत करता हूँ। अगर वो मर गई है तो अच्छा ही है, वरना कुछ दिनों में मैं ही उसे मार देता। ये सब प्रत्युष अपने मन को समझाने की कोशिश में कह रहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।